नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सफ़र के चैप्टर नंबर 5 पर, जिसका नाम है बुढ़ऊ और उसका टूटा सपना। नई दिल्ली, अप्रैल 1947। आधुनिक भारत में यह पहला अवसर था जब देश का भविष्य किसी सम्मेलन टेबल पर नहीं बल्कि वॉइसरॉय के निजी कमरे में आत्मीयता के बीच तय हो रहा था। लंदन को भेजी गई पहली रिपोर्ट में वॉइसरॉय ने जिस भयानक गर्भ युद्ध की संभावना का जिक्र किया था, उसे टालने के महत्वपूर्ण प्रयासों की शुरुआत उस आत्मीयता के बीच होने जा रही थी। निजी अंतरंग गोष्ठियों का सिलसिला, जिसमें 5 व्यक्तियों को भाग लेना था। एक तो वॉइसरॉय स्वयं से स्टार भारत के प्रमुख नेता। ये चारों नेता प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुके थे। पिछली चौथाई शताब्दी से वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे थे। उन्होंने आपस में भी घनघोर बहसें की थी। चारों ने लंदन की इंस ऑफ कोर्ट से वकालत पास की थी। चारों वकील बारी बारी से अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, नाजुक और सनसनीखेज बहस शुरू करने वाले थे भारत के अंतिम वॉइसरॉय के साथ। बहस का अंत कहाँ होना चाहिए, यह लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में पूर्णतः स्पष्ट था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भारत से विदा लेते समय इंग्लैंड इस जबरदस्त देश की एकता की पक्की डोर से बांध कर जाए। यदि मुस्लिम लीग का देश के टुकड़े करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो यह एक अत्यंत विडंबनापूर्ण बात होगी। लेकिन भारत के टुकड़े होने से तभी बचाए जा सकते थे जब देश के नेता एक मत होकर एक डोर से बंधना मंजूर करें। आपस में सिर्फ फुटअव्वल करने से जिन नेताओं को फुर्सत नहीं थी, उन्हें एक मत करने का हर प्रयास अब तक असंभव रहा था। इसीलिए वॉइसरॉय ने सबसे अलग अलग मिलने का निर्णय किया था, दोस्ताना माहौल में। नए वॉइसरॉय को केवल कुछ हफ्तों में वह काम करके दिखा देना था जिसे पिछले अनेक वॉइसरॉय अनेक वर्षों में भी संपन्न नहीं कर सके थे। वो था भारतीय नेताओं में एकता की स्थापना। क्या वह दुष्कर कार्य माउंटबेटन जैसे मधुर, आकर्षक और आत्मविश्वासी व्यक्ति के लिए भी संभव हो सकेगा? जो नेता माउंटबेटन के सामने सबसे पहले प्रस्तुत हुआ, वह भारत के प्रसिद्ध और जनप्रिय नेताओं में से एक था। गंजे होते जा रहे सिर पर वह खादी की सफेद टोपी लगाता था। जैकेट के तीसरे काज में वह ताजा गुलाब पिरोता था। उसका सौंदर्य सना व्यक्तित्व भारत के नए वॉइसरॉय की तुलना में किसी तरह कम नहीं बैठता था। माउंटबेटन का चेहरा हमेशा एक जैसा शांत बना रहता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के गोरे सुंदर चेहरे पर छड़ छड़ नए भाव आते जाते रहते थे। उनका मानस, उनका हास्य, उनकी जिंदादिली, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनका सब कुछ चेहरे की रेखाओं में प्रकट हो सकता था और होता भी था। जवाहरलाल नेहरू ऐसे एकमात्र नेता थे जिनका माउंटबेटन के साथ पूर्व परिचय था। युद्ध के बाद नेहरू जब सिंगापुर गए थे, तब माउंटबेटन भी वहीं थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के अपने कमांड का संचालन माउंटबेटन वहीं से किया करते थे। मुलाकात होते ही दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पनप गई कि सलाहकारों की राय को एकदम ठुकराते हुए माउंटबेटन ने नेहरू को एक बगल में बिठाकर सिंगापुर की सड़कों पर खुली कार में सैर करी थी। जबकि सलाहकारों ने माउंटबेटन से कहा था, जिस राजद्रोही नेता के जूतों पर से ब्रिटिश जेल की धूल भी अभी तक नहीं झड़ी है, उसे साथ लेकर खुली कार में खुली सड़कों पर घूमना राजद्रोह का महत्व बढ़ा देगा। महत्व मैं उनका बढ़ाऊंगा या वह मेरा, मैं जानता हूं। एक दिन वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, माउंटबेटन ने तपाक से जवाब दिया था। कितनी सच निकली थी वह भविष्यवाणी।
भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री की हैसियत से ही जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के निजी कक्ष में प्रवेश किया था। उस दिन जवाहरलाल नेहरू और नए वायसरॉय के बीच जो संवाद शुरू होने वाला था, वह बहुत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन अनेक संवादों में से सिर्फ एक था जिनके पीछे जवाहरलाल नेहरू का अब तक का अधिकांश जीवन खप गया था। देश के विदेशी शासकों के सामने भारत की आत्मा उजागर करने वाला संवाद। इंग्लैंड में ही जवाहरलाल का आना जाना बहुत ऊंचे घरानों में होने वाला था। बकिंगम पैलेस के सोने के पात्रों में वह भोजन कर चुके थे और अब ब्रिटिश जेलों की टिन प्लेटों में खाने पीने के अनुभव भी बार बार ले रहे थे। कैम्ब्रिज में उनके सहपाठियों की मंडली इतनी ऊंची थी कि उनमें से आज कोई प्रधानमंत्री बना था, कोई वायसरॉय और कोई महामना सम्राट के पद तक पहुंचा था। कश्मीरी ब्राह्मणों के एक अत्यंत उच्च परिवार में पैदा हुए जवाहरलाल नेहरू को 16 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड भेज दिया गया था ताकि आगे की पढ़ाई लिखाई वहीं से हो सके। वहां वह 7 वर्ष रहे। संस्कार, सुंदरता और मृदुता के कारण जहां भी वह गए, इन्हें श्रेष्ठतम मित्र मंडली प्राप्त हुई। गुणग्रामी तो थे ही। उन 7 वर्षों में उन्होंने इंग्लैंड का इतना कुछ ग्रहण कर लिया कि जब वह भारत लौटे तो यहाँ उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने देखा कि वह अब पूरी तरह अभारतीय हो चुकी है। किंतु अभारतीयकरण के लाभ की सीमाएं भारत में बहुत जल्दी आ सकती हैं। यह बात जवाहरलाल नेहरू के सामने तेजी से प्रकट होने लगी। हैरो और कैम्ब्रिज की पढ़ाई लिखाई के बावजूद आम अंग्रेज की नजर में वह एक आम हिंदुस्तानी ही साबित हुए। उन्होंने जब एक स्थानीय ब्रिटिश क्लब की सदस्यता पाने के लिए जोर लगाया तो खट से मनाही हो गई। इस मनाही ने जवाहरलाल को स्तब्ध कर दिया। वर्षों तक यह स्तब्धता उनका पीछा करती रही और इसी कारण क्रमशः उन्होंने अपने जीवन की मंजिल पहचानी, भारतीय आजादी। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने सचमुच अपना जीवन दांव पर लगा दिया। वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अपनी प्रतिभा के जोर पर वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित श्रेष्ठतम राजनीति प्रशिक्षण केंद्रों में बड़ी आसानी से प्रवेश पाते गए और वो थी ब्रिटिश जेल। बड़ी ललक के साथ उन्होंने इन केंद्रों में जीवन के 9 वर्ष व्यतीत किए। आगामी भारत के कर्णधार इन केंद्रों में समाये नहीं समा रहे थे। उनके साथ मिल बैठकर अथवा आवश्यक होने पर अपनी कोठरी के एकांत का सेवन करके जवाहरलाल नेहरू ने मन ही मन वह सांचा तैयार कर लिया जिसमें वह नए भारत को ढालना चाहते थे। नए भारत के 2 आधार स्तंभ जवाहरलाल नेहरू ने सोच कर रखे थे। इंग्लैंड का संसदीय लोकतंत्र और कार्ल मार्क्स का आर्थिक समाजवाद। भारत पर केवल पूंजीवाद का ही नहीं, गरीबी और अंधविश्वासों का भी जो भार था, उसे उतारने के लिए जवाहरलाल नेहरू की रगें फड़क रही थी। इसका जो उपाय उन्होंने मन ही मन तय किया था, वह था औद्योगिक क्रांति, जो देश के विदेशी शासकों ने अजन्मी रहने दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने खादी पहनने को पहन तो ली थी, लेकिन अपनी सफेद टोपी के नीचे वह चुपचाप इंग्लिश जेंटलमैन बने हुए थे। इस रहस्य को समझना आज भी मुश्किल है कि भारत जैसे नितांत धार्मिक देश ने जवाहरलाल जैसे नितांत अधार्मिक व्यक्ति के हाथों अपनी बागडोर कैसे सौंप दी। रहस्य और अंधविश्वासों के देश भारत में जवाहरलाल एक अत्यंत तर्क प्रिय व्यक्ति थे। कैम्ब्रिज में उन्होंने विज्ञान की संभावनाएं टटोली थीं। वह कभी इस बात को पचा नहीं सके कि भारत की लगभग 100% जनता अपना हर कदम शगुन अशगुन का विचार करके ही उठाती है और जन्म से मृत्यु तक, बल्कि मृत्यु के बाद भी लोक परलोक के चक्कर में फंसकर अपने वर्तमान को नरक बना डालती है। दुनिया के सर्वाधिक धार्मिक क्षेत्र भारत में
जवाहरलाल ने एक नहीं अनेक बार सरेआम कहा कि मैं आस्तिक नहीं हूं, और धर्म का नाम सुनते ही मुझे एक विभत्स सी अनुभूति होती है। मेरे अनुसार भारत के साधु संतों ने देश की प्रगति में कोई सहायता नहीं की, बल्कि रोड़े ही अटकाए हैं। भारतीयों के बीच फूट, छुआछूत और ऊंच नीच को बढ़ावा देकर उन्होंने वास्तव में विदेशियों को ही इस देश में अपनी शासन की जड़ें जमाने में सहायता दी है। इसके बावजूद इतने अधार्मिक और साफगो आदमी को भारत ने न केवल स्वीकार किया, अपना ज्यादा से ज्यादा स्नेह भी दिया। 30 वर्षों तक जवाहरलाल ने भारत के कोने कोने की यात्राएं की थी आजादी की खोज में, और जब आजादी मिल गई तो भारत के कोने कोने में जनता ने यात्राएं की उस अधार्मिक नेता के दर्शन करने और उसके 2 शब्द सुनने के लिए। आजाद भारत में जब भी और जहां भी जवाहरलाल का भाषण हुआ, लोग पैदल चलकर आए, बैलगाड़ियों और ऊंट गाड़ियों में बैठकर आए, बसों में ठूंसकर और ट्रेनों में लटक कर आए। उस भीड़ में न जाने कितने लोग ऐसे होते जिन्हें इतनी तक समझ नहीं थी कि हमारा यह नेता कह क्या रहा है, कैसा सपना रख रहा है हमारे सामने। इसके बावजूद वे आते थे, समुद्र की तरह उमड़ पड़ते थे। उनके लिए इतना ही पर्याप्त था कि वे जवाहरलाल की सभा में जा रहे हैं। लाखों की भीड़ में खोया एक आम हिंदुस्तानी केवल इतना देख पाता था कि दूर, बहुत दूर मंच पर उधर वह छरहरा सा आदमी खड़ा है, वह हमारा जवाहरलाल है। न जाने क्या कह रहा है, लेकिन कहने वाला जवाहरलाल है। उस पक्के नास्तिक के दर्शन करने के लिए लोग घोर आस्तिक तरीके से एकत्र होते थे। महात्मा गांधी की भी उपलब्धि ऐसी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू एक श्रेष्ठ वक्ता और लेखक थे। शब्दों की उनके लिए वही कीमत थी जो जौहरी के लिए हीरो की होती है। जवाहर के जवाहर को महात्मा गांधी ने बहुत पहले से पहचान रखा था। महात्मा के राजनीतिक प्रशिक्षण से जवाहरलाल तेजी से आगे बढ़ते गए। 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की। गांधी जी ने धड़ल्ले से कह रखा था कि वह जवाहरलाल ही है जिसके कंधों पर मैं देश का भार रखना चाहता हूं। नेहरू की नजर में गांधी जी एक पक्के जीनियस थे। इतने सम्मान के बावजूद गांधी जी के प्रायः सभी महान अभियानों के साथ जवाहरलाल नेहरू की सहमति नहीं थी। नागरिक अवज्ञा, दांडी कूच, भारत छोड़ो आंदोलन, असहमति के बावजूद जवाहरलाल के दिल के न जाने किस कोने से आवाज उठती थी कि वही करो जो महात्मा जी कहते हैं। जैसा कि जवाहरलाल ने बाद में स्वीकार किया, महात्मा जी सही निकले। महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू का गुरु कहना अनुचित ना होगा। जवाहरलाल का अभारतीयकरण दूर करने का काम उन्होंने ही किया था। उन्हीं के आग्रह पर जवाहर ने भारत के देहात से साक्षात्कार किया और मिट्टी की सौंधी गंध को पहली बार सूंघा। गांधी और नेहरू जब भी साथ साथ कहीं जाते, नेहरू प्रतिदिन आधा घंटा बापू के चरणों में बैठकर जरूर बिताते। बातें करते या केवल सुनते, सोचते, समझते और देखते। नेहरू जैसे नास्तिक के जीवन में आस्तिकता और श्रद्धा का क्षण यदि कभी आए तो इन्हीं अवसरों पर आए। फिर भी उन दोनों के बीच कितनी सारी बातें उत्तर दक्षिण थीं। गुस्सैल स्वभाव के कारण जवाहरलाल अहिंसा धर्म के आदर्श सिपाही नहीं बन सकते थे। धर्म और ईश्वर से उन्हें चिढ़ थी। विज्ञान और उद्योगों के विकास में वह भारत का विकास देखते थे। ठीक विपरीत, महात्मा गांधी धीर गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। अहिंसा के सर्वश्रेष्ठ सिपाही, धर्म और ईश्वर पर गहन आस्था रखकर ही वह अपने अस्तित्व टिकाए हुए थे। वह मानकर चलते थे कि विज्ञान और औद्योगिकरण ने मानवीय गुणों का हनन किया है
फिर भी गांधी और नेहरू के बीच जो पिता पुत्र जैसा स्नेह था वह दिनों दिन बढ़ता गया। गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू इस सीमा तक सर्वे सर्वा मानते थे कि पिता पुत्र जैसे उनके स्नेह संबंध के बीच क्रमशः परिवर्तन आना कब शुरू हुआ जवाहरलाल को शायद पता भी न चला हो। पुत्र अब पिता का साया छोड़कर आगे निकलने की सोच रहा था। अपने सामने पुत्र एक ऐसा दरवाजा देख रहा था जिसे पार करते ही कोई नई दुनिया चमचमा उठने वाली हो। नई दुनिया में पुत्र को किसी नए ढंग से गुरु की आवश्यकता होगी या शायद उसे बिना गुरु के ही काम चलाना पड़े। जो भी हो, इतना निश्चित था कि जवाहरलाल की मानसिकता में स्पष्ट परिवर्तन आना शुरू हो गया था। उस परिवर्तन का एहसास जवाहरलाल को था या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है। लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात से लेकर उस दिन के बीच हालात बहुत बदल चुके थे। फिर भी उन दोनों में आपसी सहानुभूति का जो नाता चुपके चुपके चला आ रहा था, वह इस नई मुलाकात में जल्द ही जाहिर हो गया। जवाहरलाल नेहरू दार्शनिकों की तरह अमूर्त विचारों में खो सकते थे। माउंटबेटन की व्यवहारिक तीव्रता, जो उनके सैनिक गुणों में से एक थी, जवाहरलाल को पसंद आ गई और लॉर्ड माउंटबेटन को जवाहरलाल की संस्कारिता और मृदुता तुरंत भा गई। जवाहरलाल अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का व्यक्ति है, नए वायसरॉय ने सोचा। आजादी के बाद भी इंग्लैंड और भारत के बीच एक अंतरराष्ट्रीय संवाद कायम रखना चाहिए। यह विचार जवाहरलाल के मन में बिठाया जा सकता है। शायद जवाहरलाल ऐसा एकमात्र भारतीय नेता है जो मेरी इस हार्दिक इच्छा के साथ सहमत होगा कि भारत को आजाद होने के बाद कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। दोनों नेताओं को दो प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। देश को रक्त स्नान से बचाने के लिए अत्यधिक तीव्रता से राजनीतिक निर्णय करने होंगे और भारत का विभाजन करना दुखद रहेगा। फिर नेहरू के साथ उस नेता के कार्यों और विचारों की बात छिड़ गई, जो नए वायसरॉय से चर्चा करने के लिए आने वाला अगला भारतीय होगा। प्रायश्चित में डूबा वह बूढ़ा जो नुआखाली और बिहार की आग बुझाता भटक रहा था। ठीक है, वह भटक रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कहे बिना रह न सके। लेकिन क्या इसी तरह की किसी बीमारी का सही उपचार किया जाता है? एक घाव से दूसरे घाव तक पहुंचकर महात्मा जी मरहम लगा तो रहे हैं, लेकिन क्या यह मात्र ऊपरी उपचार नहीं? समस्या तब हल होगी जब हर घाव का अलग उपचार करने की अपेक्षा पूरे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य का उपचार किया जाए। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने का कोई वैज्ञानिक तरीका सोचना चाहिए। महात्मा जी अपनी भावुकता में मात्र फुनगियों का उपचार कर रहे हैं। भारत को परतंत्रता के बंधनों से मुक्त करने वाला महात्मा और उसके निकटतम सहयोगियों के बीच जो वैचारिक मतभेद था, उसकी झलक नेहरू के उन शब्दों से माउंटबेटन को मिल गई। माउंटबेटन के मस्तिष्क के चक्र घूमने लगे। नई दिल्ली में किसी व्यक्ति को क्या और कैसे समझाना चाहिए, नए वायसरॉय को स्पष्ट होने लगा। वायसरॉय का पहला प्रयास यही होगा कि भारत के नेता एकता का परिचय दें और देश के टुकड़े होने से बचाएं। लेकिन यदि वे एक नहीं हो पाते हैं तो उन्हें सदैव के लिए छोड़कर अंग्रेज देश से पलायन नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में वायसरॉय का धर्म होगा कि वे देश के टुकड़े जरूर कर दें, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े अनंत काल तक जारी न रहे। जन्म से मृत्यु तक एक दूसरे के सर तोड़ने से अच्छा होगा अलग हो जाना और जिंदगी को अपने अपने ढंग से जीना। यदि देश के विभाजन का फैसला करना पड़ गया तो इसमें सबसे बड़ी बाधा बनेंगे महात्मा गांधी। उनकी शक्ति को नाथने का सिर्फ एक तरीका होगा, कांग्रेस के नेताओं का उनके साथ तीव्र मतभेद कर दिया जाए। यदि इस सीमा तक जाना ही पड़ गया तो जवाहरलाल नेहरू से
अमूल्य सहायता मिलने की पूरी संभावना है। लॉर्ड माउंटबेटन को जवाहरलाल अपने आदमी जैसे महसूस हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी में कम से कम एक आदमी तो अपना होना ही चाहिए। जवाहरलाल का व्यक्तित्व अवश्य ऐसा है कि उन्हें महात्मा के विरुद्ध खड़ा किया जा सके। वशीकरण अभियान का जादू सर्वाधिक यदि किसी पर चल सकता है तो वह जवाहरलाल नेहरू पर। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस कश्मीरी ब्राह्मण को वश में करने के लिए अपनी अधिकतम क्षमताओं को काम पर लगा दिया। उन दोनों की दोस्ती उस झुकती दोपहर में एक नया मोड़ ले रही थी। फिर एक बार चर्चिल का अदनंगा फकीर वायसरॉय के सामने आकर बैठा था। महामना सम्राट के प्रतिनिधि से बराबरी के धरातल पर शर्तें तय करने। फकीर और वायसरॉय की जोड़ी अजब लग रही थी। एक था पक्का नौसैनिक जो अपनी शानदार पोशाक पर नन्हा सा भी एक दाग गवारा नहीं कर सकता था। दूसरा था एक बुजुर्ग हिंदुस्तानी जो खादी की धोती और शॉल के अलावा तीसरी किसी भी पोशाक को फालतू समझता था। माउंटबेटन सुंदर कसरती बदन का स्वामी, गांधी इतने संक्षिप्त और बदसूरत बदन का व्यक्ति कि उस बड़ी सी सुंदर कुर्सी में वह गुम हुआ जा रहा था। एक वह जो व्यवसाय से हिंसा का पुजारी था, दूसरा वह जो धर्म से अहिंसा का भक्त था। एक वह जिसे अपने रौब रुतबे के प्रदर्शन का खासा शौक हो और दूसरा वह जिसने खुद अपनी इच्छा से अति की सीमा की गरीबी स्वीकार की हो। एक वह जिसे अपने साथियों से बात करने के लिए नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक साधनों की जरूरत पड़ती हो। दूसरा वह जो विज्ञान के तकनीकी जंजाल में न फंसकर भी अपने देश के हर बाशिंदे से इतनी खूबी के साथ बात कर सकता हो जितनी खूबी उस शताब्दी के बहुत कम व्यक्तियों में दिखाई दे सकी हो। न केवल ये बल्कि दूसरे भी कई नुक्ते ऐसे थे जिन पर से तुरंत झलक आता था कि ये दो व्यक्ति जिंदगी में कभी किसी बात पर सहमत नहीं हो पाएंगे। तो भी कुछ महीनों बाद शांति प्रिय गांधी युद्ध के उस खिलाड़ी के बारे में यह कहने वाले थे, जीवन का कोई ना कोई मूल्य ऐसा अवश्य है जो उनके मन में बैठा है और मेरे मन में भी। लॉर्ड माउंटबेटन भी महात्मा गांधी पर ऐसे विमोहित हो जाने वाले थे कि उनकी हत्या की खबर पाकर वह उठते। इतिहास बताएगा कि एक दिन महात्मा गांधी की जगह वही होगी जो ईसा या बुद्ध को मिली। उस महापुरुष के साथ पहली मुलाकात को महत्वपूर्ण एवं अंतरंग बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी को भी मौजूद रहने के लिए कहा था। अब जब हड्डियों का वह प्रसिद्ध ढांचा सामने आकर बैठा तो लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन को सहसा चिंता होने लगी। उन्हें साफ साफ एहसास मिल रहा था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो महात्मा के दिल को खाए जा रही है। क्या उनसे कोई भूल हो गई? मुंह से कोई गलत बात निकल गई? माउंटबेटन ने आशंकित नजरों से अपनी पत्नी की ओर देखा। उन्होंने सोचा, बातचीत की शुरुआत ही कितने गलत ढंग से हो रही है। अधिकतम नम्रता से उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आज आप इतने परेशान से क्यों हैं? धीमे दर्द भरे निश्वास के साथ उस भारतीय नेता ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में जब से मैंने नया जीवन शुरू किया तब से आज तक हमेशा यही कोशिश की है कि भौतिक चीजों का स्वामी ना बनूं। मेरे पास है ही क्या? गीता है, कुछ एक और किताबें हैं, टिनके टूटे फूटे एक दो बर्तन हैं जिन्हें मैं यरवड़ा जेल से वहां के दिनों की याद में ले आया हूँ। 3 गुरु हैं, एक पुरानी घड़ी है मुश्किल से 8 शिलिंग की, उसे हमेशा कमर से बांधे रखता हूँ। एक एक क्षण भगवान का दिया है। घड़ी तो हमेशा पास ही होनी चाहिए ताकि पता चलता रहे कि भगवान का दिया कौन सा क्षण कब बीत गया। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन उस महात्मा के कांपते स्वर को सुनते रहे। जानते हैं आज क्या हुआ? महात्मा ने कहा, मेरी घड़ी चोरी चली गई।
आपसे मिलने के लिए मैं बिहार से रवाना हुआ, तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठा। भीड़ बहुत थी, उसमें कब किसने घड़ी चुरा ली पता न चला। उस बड़ी सी कुर्सी में गुम हुए जा रहे हड्डियों के ढांचे ने जब यह कहा तो उसकी आंखें नम होकर चमकने लगी। लॉर्ड माउंटबेटन का भी दिल दहल गया। क्षण मात्र में वह समझ गए कि गांधी जी का दुख यह नहीं है कि घड़ी चोरी हो गई, उनका दुख तो यह है कि लोगों ने अब तक उनकी बातों को समझा नहीं। भीड़ भरे डब्बे में किसी नादान अजनबी ने घड़ी क्या चुराई थी, उनके सिद्धांतों और विश्वास का एक हिस्सा ही चुरा लिया था। लगभग 6 महीने बाद सितंबर 1947 में जब गांधी जी नई दिल्ली के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे, झुकती दोपहरी को एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे महात्मा गांधी से मिलना है। उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। गांधी जी के सचिव को वह यह भी नहीं बताना चाहता था कि वह मुलाकात क्यों करना चाहता है। आखिर उसने स्वीकार किया कि गांधी जी की घड़ी उसी ने चुराई थी। घड़ी वापस करने आया था और चाहता था कि गांधी जी उसे क्षमा कर दे। क्षमा कर दे? सचिव ने तपाक से कहा। अरे वह तो तुम्हें गले से लगा लेंगे। सचिव उस आदमी को तुरंत गांधी जी के पास ले गया। आदमी गांधी जी के चरण छूता हुआ बैठ गया। सचिव सुन न पाया कि गांधी जी से क्या कहा। गांधी जी ने अचानक उसे बाहों में भर लिया। गांधी जी ऐसे हंसते जा रहे थे जैसे किसी बच्चे को उसका खोया हुआ कोई खिलौना वापस मिल गया हो। उन्होंने अनुयायियों को बुला बुलाकर उस आदमी से मिलवाया, लेकिन उस दिन वॉइसरॉय के सामने बैठे गांधी जी को पूर्वाभास नहीं हो सकता था कि उनकी घड़ी थोड़े महीनों में वापस मिलने वाली है। लंबी खामोशी के बाद गांधी जी ने वार्ता शुरू की। माउंटबेटन ने गंभीर मुद्दों पर सीधे आने की अपेक्षा सामान्य चर्चा से शुरू करना ज्यादा पसंद किया। दक्षिण अफ्रीका में सत्य अहिंसा के जो प्रयोग गांधी जी ने किए थे, उनके बारे में उन्होंने कौतूहल दर्शाया। ट्रिक काम कर गई। गांधी जी एकाएक खुल गए, बोलते गए। यह सामान्य चर्चा 2 घंटों तक जारी रही। फिर वॉइसरॉय और वॉइसरीन के साथ मुगल गार्डन्स में जाकर गांधी जी ने फोटो खिंचवाए। वॉइसरॉय के निजी कमरे में वापस लौटने पर अब जो चर्चा हुई वह गंभीर मुद्दों पर थी। माउंटबेटन लगातार सावधान रहे कि चर्चा बोझिल न हो जाए। टेरेस में जलपान की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। आइए चाय पिएं, और माउंटबेटन गांधी जी को टेरेस में ले आए। नौकरों की पूरी टुकड़ी ने माउंटबेटन के सामने वॉइसरॉय की छाप लगी हुई शानदार क्रॉकरी में चाय नाश्ता रखा। मनु ने, जो गांधी जी के साथ आई थी, मेज पर वे सादा चीजें रखना शुरू किया जिन्हें वह उस महात्मा के लिए लेती आई थी। खजूर, नींबू का रस, बकरी के दूध से बना दही। गांधी जी ने इन चीजों को एक ऐसे चम्मच से खाना शुरू किया जिसका हैंडल टूट चुका था। हैंडल की जगह बांस का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। प्लेटें टिन की थीं और वे भी खस्ता हाल। उन टिन प्लेटों को भी उसी तरह इंग्लिश माल कहा जा सकता था जिस तरह स्वयं वॉइसरॉय की कीमती क्रॉकरी को, क्योंकि वे एक ब्रिटिश जेल का ही तो माल थी, येरवड़ा जेल। मुस्कुराते हुए गांधी जी ने बकरी के दूध से बना दही माउंटबेटन की ओर बढ़ा दिया। चखिए, शुद्ध है, पौष्टिक है। माउंटबेटन हिचक गए। उस पीली सी जमी हुई चीज को उन्होंने अनिच्छा से देखा और बुदबुदा कर कहा, लेकिन मैंने यह चीज पहले कभी नहीं खाई है, इसलिए। मगर गांधी जी यूं आसानी से पिंड छोड़ने वाले नहीं थे। लीजिए लीजिए, आखिर हर चीज कभी ना कभी तो पहली बार खाई ही जाती है। माउंटबेटन ने फर्ज अदा करने के लिए पूरा एक चम्मच स्वीकार किया। स्वाद उन्हें अजीब सा और भयंकर लगा। इस प्रकार के घरेलू आदान प्रदान को यहां समाप्त करके लॉर्ड माउंटबेटन ने उस कार्य का शुभारंभ किया
जिसने उनसे पहले के अनेक वायसरॉयों के धैर्य और सौजन्य की कठोरतम परीक्षा ली थी। गांधी जी के साथ राजनीतिक बहस और सौदेबाजी। अंग्रेजों की पटरी महात्मा के साथ बैठती नहीं थी। सत्य का पुजारी वह व्यक्ति उन्हें बार बार झूठा महसूस होता था। दरअसल गांधी जी के सत्य के दो पहलू थे, एक परम, दूसरा सापेक्ष। उनका कहना था कि मनुष्य जिसके संवेदों की सीमा बड़ी जल्दी आ जाती है, परम सत्य की केवल उड़ती झांकी ही देख सकता है। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में जिस सत्य से आमना सामना करना पड़ता है वह सापेक्ष है। लेकिन यह सापेक्ष सत्य क्या है? महात्मा जी इसका एक दृष्टांत दिया करते। बर्फ जैसे ठंडे पानी में हाथ डुबाइए, फिर उसी हाथ को कुनकुने पानी में डालिए। कुनकुना पानी काफी गर्म महसूस होगा। अब दूसरे हाथ को गर्म पानी में डुबाइए, फिर से उसी कुनकुने पानी में डालिए। कुनकुना पानी काफी ठंडा लगेगा। कुनकुने पानी का तापमान दोनों बार एक जैसा था। यह परम सत्य है। समान तापमान पर होने के बावजूद कुनकुना पानी एक हाथ पर गर्म महसूस हुआ और दूसरे पर ठंडा। यही है सापेक्ष सत्य। जैसा कि इस दृष्टांत से प्रकट है, गांधी जी का सापेक्ष सत्य कोई अपरिवर्तनशील चीज नहीं था। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ उनके सापेक्ष सत्य में भी परिवर्तन आ जाता। फलस्वरूप जो गांधी जी उनके अनुयायियों को उदार और व्यवहारिक मालूम पड़ते, वही गांधी जी अंग्रेजों को चालाक, झूठे और बेईमान लगते। नए वाइसरॉय को भली भांति बताया जा चुका था कि बुढ़ऊ का स्वभाव कैसा है। माउंटबेटन जानते थे कि मोहनदास करमचंद गांधी से किसी भी प्रकार की सहायता पाने की आशा उन्हें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन साथ साथ वह यह भी जानते थे कि गांधी जी सहायता दे चाहे ना दे, वाइसरॉय के तमाम कार्यक्रमों को वह धूल में अवश्य मिला सकते हैं। एक नहीं, अनेक अंग्रेज शासकों को महात्मा के अविश्वसनीय व्यक्तित्व का शिकार होना पड़ा था। क्रिप्स को खाली हाथ लंदन क्यों वापस जाना पड़ा था? भारत की गुत्थी सुलझाने की वेवेल की हर कोशिश नाकामयाब क्यों रही? अभी कल परसों ही प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। विभाजन की इच्छा वाइसरॉय की भी नहीं, लेकिन अगर मजबूरी में वैसा निर्णय करना ही पड़ा तो महात्मा की जिद के कारण कहीं सारा गुड़ गोबर न हो जाए। ऐसी सूरत में माउंटबेटन को अपनी इच्छा गांधी पर लादनी होगी। इससे महात्मा के शरीर पर नहीं, दिल पर चोट पहुंचेगी। उस वार्ता में भी गांधी जी बार बार यही कह रहे थे, भारत को तोड़िएगा नहीं, काटिएगा नहीं, खून की नदियां यदि बहती हैं तो बहें। माउंटबेटन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों के मन में विभाजन करने की कोई जिद पहले से बैठी हुई नहीं है। इसके बावजूद इस प्रश्न पर सोच विचार तो करना ही होगा कि विभाजन के अलावा अन्य कौन कौन से उपाय आजमाए जा सकते हैं। क्या आपके पास कोई उपाय है? हाँ, गांधी जी के पास था एक उपाय। विभाजन को रोकने के लिए वह इस सीमा तक आतुर थे कि उन्होंने वही सोच रखा था जो कभी राजा सोलोमन ने सोचा था। बच्चे को काटकर आधा आधा ना बांटो, पूरा बच्चा ही मुसलमानों को दे दो। जिन्ना अपनी मुस्लिम लीग के साथ सामने आए, सरकार बनाए, देश के 30 करोड़ हिंदुओं पर राज्य करे। भारत का मात्र एक टुकड़ा जिन्ना को क्यों दिया जाए? क्यों ना पूरा भारत ही दे दिया जाए? माउंटबेटन चकित होकर देखते रह गए महात्मा की ओर। सुझाव अजब था। ऐसी बातें मात्र बच्चों की कहानियों में ही संभव हो सकती हैं। दूसरी ओर गांधी जी के अनेकानेक ऐसे विचार थे जो बच्चों की कहानियों में से सीधे सीधे उठाए हुए लगते थे, लेकिन हर विचार क्लिक हुआ था। आपका प्रस्ताव इतना अजब है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार कर सकेगी? माउंटबेटन ने पूछा। गांधी जी का उत्तर था,
कांग्रेस की केवल एक इच्छा है, विभाजन ना हो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इस प्रस्ताव पर जिन्ना क्या सोचेंगे? यदि उन्हें पता चल गया कि प्रस्ताव गांधी ने रखा है, तो वह निश्चित रूप से यही कहेंगे, हद है गांधी की मक्कारी की, और महात्मा जी खुलकर हंस पड़े। किंतु यह प्रस्ताव माउंटबेटन को बेहद हवाई लग रहा था। इसके साथ वह अपनी सहमति नहीं जोड़ सकते थे। दूसरी ओर किसी भी प्रस्ताव को वह ताबड़तोड़ खारिज भी नहीं कर सकते थे जिसमें से भारत को बांधे रखने की कोई तरकीब निकलने की संभावना हो। वह बोले, यदि आप इस प्रस्ताव पर कांग्रेस की औपचारिक स्वीकृति लाकर दे सके तो मैं विचार करने को राजी हूं। गांधी जी उछल पड़े, सच? हाँ, यदि जरूरत पड़ी तो मैं भारत के कोने कोने में जाकर एक एक आदमी से बात करूंगा, एक एक की स्वीकृति लाकर आपको दूंगा। कुछ घंटों बाद जब महात्मा जी अपनी शाम की प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो एक पत्रकार ने जिज्ञासा की कि आज आप इस कदर खुश क्यों हैं? महात्मा जी ने हंसकर कहा, क्योंकि शायद मैंने ऊंट को किसी और करवट बिठा दिया है। कमाल है, यह आदमी तो मुझ पर हावी होना चाहता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने आश्चर्य और विश्वास से सोचा। हिमालय जैसा अटल वह व्यक्ति जो ही सामने की कुर्सी पर आकर बैठा था, त्यों ही वशीकरण अभियान एकदम रुक गया था। उस व्यक्ति ने खादी की धोती का एक छोर घुमाकर कंधे पर डाल रखा था। उसका गंजा सिर चमक रहा था। होठों पर ऐसी मुस्कान मानो वायसरॉय को वह भुनगा समझता हो। व्यक्तित्व ऐसा कि वह भारतीय राजनीतिक कम्य और रोमन सीनेटर ज्यादा लगता था। वल्लभ भाई पटेल की गणना भारत के खालिस राजनीतिज्ञों में होती थी। कांग्रेस पार्टी का संचालन वह अत्यंत दृढ़ता और निर्दयता से किया करते। माउंटबेटन को उनके साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों के स्वभाव में बड़ी समानता थी। दोनों व्यवहारिक, न्याय कुशल, परिश्रमी, दूरदर्शी और अटल थे। इसके बावजूद दोनों के बीच उस समय ज्यादा तनाव था जिसकी कोई सीमा नहीं। माउंटबेटन को लगा कि हाथ बढ़ाकर वह उस तनाव को बाकायदा छू सकते हैं। जो बड़ी बड़ी समस्याएं भारत के सामने खड़ी थीं, उनके साथ उस तनाव का कोई संबंध नहीं था। कुल बात इतनी थी कि वह वल्लभ भाई के गृह मंत्रालय से एक सरकारी स्मृति पत्र वायसरॉय को भेजा गया था, जिसका संबंध किसी की नियुक्ति के साथ था। स्मृति पत्र की भाषा कुछ ऐसी थी कि वायसरॉय को नागवार गुजरी। रूखे व्यवहार और अक्खड़ भाषा के लिए पटेल कम बदनाम नहीं थे। उनकी आदत थी, जब कोई नया प्रशासक सामने आता, वह किसी न किसी उपाय से उसकी जांच कर लिया करते कि इस आदमी को ज्यादा से ज्यादा कितना दबाया जा सकता है। माउंटबेटन ने भांप लिया था कि वह स्मृति पत्र केवल स्मृति पत्र नहीं बल्कि एक जांच पत्र भी है। उसकी भाषा जानबूझकर ऐसी लिखी गई है कि वायसरॉय को नागवार गुजरे। लॉर्ड माउंटबेटन को समझते देर न लगी कि यदि उन्हें वल्लभ भाई की कठोर भाषा को उदारतावश सह लिया तो इस आदमी की जुबान आगे और खुलती जाएगी। वल्लभ भाई किस सीमा तक कठोर और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, इसका एक सटीक उदाहरण है। उन दिनों वह फौजदारी वकील थे और जज के सामने किसी खून के मामले में जिरह कर रहे थे। एकाएक उन्हें तार मिला कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। तार को उन्होंने उड़ती नजर से पढ़ा और मोड़कर जेब में ऐसे रख लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब तक जिरह खत्म ना हो गई वह बोलते रहे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वल्लभ भाई को भावनाएं छूती नहीं थी। अंदर से वह कम भावुक नहीं थे, लेकिन भावना के बड़े से बड़े तूफान को भी दबाकर रखना उन्हें आता था। उनका आत्मनियंत्रण इतना अद्भुत था कि उनके चेहरे से मन की बात कभी नहीं भापी जा सकती थी। वह बहुत कम बोलते थे। उनकी बेटी
जो पत्नी की मृत्यु के बाद निरंतर उनके साथ रही, दिन भर में मुश्किल से 10 वाक्यों का आदान प्रदान उनसे कर पाती थी। लेकिन वल्लभ भाई जब भी बोलते, उनके हर शब्द को लोग गौर से सुना करते। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में बड़ी जोरदार वकालत जमाई थी। अफ्रीका से लौटकर गांधी जी भी अहमदाबाद में जमे। गुजरात क्लब अहमदाबाद में जब गांधी जी ने पहला भाषण दिया तो वल्लभ भाई ने इतना भी आवश्यक न समझा कि अपना ब्रिज का खेल 1 मिनट को रोकें और गांधी जी के ज्यादा नहीं तो केवल 2 ही शब्द को सुन लें। बाद में किसी ने गांधी जी का भाषण लिखित रूप में लाकर उनके सामने रखा। उन्होंने पढ़ा, पढ़ते ही वह गांधी जी के हो गए। उनकी गांधी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। आजादी की लड़ाई में जिन 2 व्यक्तियों के नाम गांधी जी के बाद सबसे ऊपर आते थे, वे थे जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। नेहरू के साथ पटेल ने अपने मतभेद को कभी नहीं छुपाया। नेहरू की नए समाज की रचना वाली बात में पटेल को पोलम पोल नजर आती थी। नेहरू जी ने जब भी नई और सौरपूर्ण समाजवादी दुनिया की चर्चा की, पटेल की प्रतिक्रिया हमेशा यह रही कि एक तोता बिना कुछ जाने बूझे विदेशी वाक्यों को दोहरा रहा है। पटेल का कहना था, पूंजीवादी समाज समर्थ और कार्यकुशल होता है। जरूरत कुल इतनी है कि पूंजीवादी सिद्धांतों का भारतीयकरण किया जाए, तब वे सिद्धांत भारत के लिए और उपयोगी हो जाएंगे। समाजवाद का आदर्श हमारे लिए अव्यवहारिक है। व्यवहारिक पूंजीवाद को अव्यवहारिक समाजवाद के लिए छोड़ देने में क्या तुक। वल्लभ भाई के एक सहयोगी ने ठीक ही लिखा है। वल्लभ भाई थे अहमदाबाद की उपज, जो एक औद्योगिक नगर है, पुतली घरों, कारखानों और मशीनों से लदा शहर। जबकि जवाहरलाल एक ऐसी जगह से आए जहां फलों की खेती होती है और फूल उगाए जाते हैं। दुनिया की घटनाओं पर जरूरत से ज्यादा नजर रखने और अपने ही देश को दूसरे श्रेणी का महत्व देने के लिए पटेल ने जवाहरलाल नेहरू की हमेशा भर्त्सना की। जिन्ना के साथ पटेल के संबंध अच्छे थे। जिन्ना की ही तरह पटेल का भी सही मूल्यांकन न हो सका, क्योंकि उन दिनों दुनिया की नजरें केवल गांधी और नेहरू पर टिकी हुई थी। वल्लभ भाई पटेल के उस स्मृति पत्र को, जिसकी भाषा व्यर्थ ही इतनी कड़ी थी, वाइसरॉय ने उड़ती नजर से देखा, फिर उसे पटेल की ओर सरकाते हुए कहा कि इसे वापस लीजिए। पटेल ने साफ इनकार कर दिया। माउंटबेटन की गहरी नजरों ने उस भारतीय नेता के भीतर उतरने की कोशिश की। कांग्रेस का सहयोग यदि पाना है तो इस नेता को वश में लाना ही होगा। दूसरी ओर यह भी सही है कि यदि ऐन उस समय मुकाबला न हो सका तो आगे यह नेता कभी कंधे पर हाथ नहीं रखने देगा। ठीक है, मत लीजिए वापस, माउंटबेटन ने कहा। जानते हैं अब मैं क्या करूंगा? मैं फौरन अपना हवाई जहाज बुलाने वाला हूं। हवाई जहाज? पटेल ने पूछा। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश वापस जा रहा हूं। माउंटबेटन ने उत्तर दिया। मैंने इस पद पर आना चाहा ही कब था, मुझे जबरन भेजा गया है। मैं आप जैसे ही किसी आदमी की तलाश में था जिसकी जिद का बहाना बनाकर मैं सब छोड़ छाड़ दूं और इस जानलेवा जंजाल में से निकल भागूं। क्या कह रहे हैं आप? वल्लभ भाई को आश्चर्य हुआ। बिल्कुल सच कह रहा हूं, माउंटबेटन ने आगे कहा। क्या आप सोचते हैं मैं इसी कुर्सी से चिपका रहूंगा ताकि आप जैसों की ठिठाई का आनंद ले सकूं? आप मुझे धकियाते रहें, सींग मारते रहें और मैं उजबक सा बैठा रहूं? आप अपने इस ज्ञापन को इसी समय वापस लीजिए, अन्यथा हम 2 में से किसी एक को जरूर त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र यदि मैंने दिया तो याद रखिएगा, जाने से पहले मैं आपके प्रधानमंत्री नेहरू से और मिस्टर जिन्ना से भी मिलूंगा और उन्हें बाकायदा बताऊंगा कि मैं क्यों जा रहा हूं। मेरे जाने के फलस्वरूप यदि हिंदुस्तान में जातीय दंगे फूट पड़े, यदि खून की नदियां बह चलीं,
तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी और केवल आपकी होगी। पटेल ने माउंटबेटन की ओर अविश्वास से देखा। रहने भी दीजिए, पटेल ने कहना शुरू किया। वाइसरॉय का पद इतना छोटा नहीं कि केवल 1 महीने में आप त्यागपत्र। मिस्टर पटेल, माउंटबेटन ने बीच में ही टोक दिया। आप मुझे पहचानते नहीं हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अपने शब्दों को यहीं और इसी समय वापस लीजिए, अन्यथा मैं प्रधानमंत्री को इसी समय बुलाकर इस्तीफा थमाता हूं। लंबा सन्नाटा खिंच गया। आखिर पटेल ने एक गहरी सांस ली और कहा, बड़ी मुश्किल है। न जाने क्यों खटका सा हो रहा है कि कहीं सचमुच आप इस्तीफा न दे दें। मैं केवल धमकी नहीं दे रहा मिस्टर पटेल, आप आजमा सकते हैं। पटेल ने हाथ बढ़ाया। माउंटबेटन की मेज से उन्होंने वह स्मृति पत्र उठा लिया और धीमे धीमे फाड़ना शुरू किया। गांधी जी अछूतों की बस्ती में आ बसे थे। अछूत जिन्हें उन्होंने बड़े लाड से हरिजन का नाम दिया था। दिल्ली की वह हरिजन बस्ती गर्मी और उमस से उबली पड़ी थी। गांधी जी का एयर कंडीशन चालू था। गीला तौलिया गंजे सिर पर पगड़ की तरह लपेटा हुआ, यही उनका एयर कंडीशन था। कुछ महीनों बाद या शायद कुछ हफ्तों बाद ही महात्मा गांधी के आसपास के अधिकांश लोग सरकार के बड़े बड़े कार्यालयों की दमदार कुर्सियों पर जा बैठे होंगे। आज जो पैदल भटक रहे हैं वे ही कल विदेशी कारों में घूमेंगे। तब क्या उन्हें याद भी रहेगा कि इस देश में हरिजनों की समस्या कितनी बड़ी है। इसीलिए गांधी जी हरिजनों की बस्ती में जा बसे थे, जैसा कि उन्होंने पहले भी अनेक बार किया था। आज के नेताओं और कल के शासकों को उनसे मिलने के लिए मजबूरन हरिजनों के बीच आना पड़ेगा। इससे उनकी आंखों के सामने भारत की सही तस्वीर अपने आप आ जाएगी। गांधी जी ने अपना एयर कंडीशनर चालू तो कर रखा था, लेकिन गर्मी आज केवल वातावरण में नहीं थी, उससे अनेक गुना गर्मी आज उन नेताओं में थी जो गांधी जी को घेर कर बैठे थे और एक ऐसी बहस कर रहे थे जो उन सबके जीवन में अपनी तरह की पहली थी। वे सब के सब आज गांधी जी के खिलाफ बोल रहे थे। थोड़े दिन पहले जब महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को पूरे दमखम के साथ विश्वास दिलाया था कि देश का विभाजन रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी सीमा तक समझौता करने को तैयार हो जाएगी, तब उनसे भूल हो गई थी। वह पहचान नहीं सके थे कि आसपास के कार्यकर्ताओं में ज्यों-ज्यों आज़ादी नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों नई महत्वाकांक्षाएं बलवती हो रही हैं। चुपके चुपके वे चाहने लगे हैं कि महात्मा जी के साये से जरा अलग हटने का भी प्रयोग कर देखें। महात्मा जी के प्रति उनका स्नेह सम्मान ज्यों का त्यों होते हुए भी क्रमशः एक गुप्त खाई पैदा हो रही है। चौथाई शताब्दी से वे नेता गांधी जी के पीछे आंखें मूंद कर चलते आ रहे थे। उन्होंने घर बार छोड़ा था, पुलिस की लाठियां सही थी, कैद भुगती थी, गोलियां खाई थी। महात्मा की कई योजनाओं पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम पाया था, तो भी उन्होंने उन योजनाओं के लिए जान लड़ा दी थी। उन्होंने एक ऐसी मंजिल का पीछा किया था जो मिल सकेगी या नहीं, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न था। उसी असंभव सी मंजिल को उन्होंने अंग्रेजों से छीन लिया था लगभग, और यह सब महात्मा की अहिंसा के जोर पर। एक नहीं अनेक कारण थे जिनसे बाकी महात्मा गांधी के पीछे पीछे चलते रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था स्वार्थ। उनमें से उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसकी आवाज को भारत के ज्यादा से ज्यादा आदमी सुने। गांधी जी इस मामले में श्रेष्ठ थे। उन्हें साथ रखने से उन नेताओं की ताकत पड़ती थी। इसी स्वार्थ के कारण उन्होंने महात्मा को साथ रखा। महात्मा के साथ मतभेदों को वो थोड़े दिनों के लिए भूल गए, क्योंकि भूलकर ही वे अपने इस स्वार्थ को साध सकते थे। उन सबका संघर्ष वही था जो महात्मा का था, अंग्रेजों को हटाना और आजादी पाना। अब जब
अंग्रेज हटने को तैयार थे और आज़ादी मिलने ही वाली थी, महात्मा के साथ उनके मतभेद सर उठाने लगे थे। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, गांधी जी की इस योजना पर वे गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। यदि आप लोग इस योजना पर अपनी सहमति नहीं देंगे तो वॉइस रॉय को देश के टुकड़े करने पर मजबूर होना पड़ेगा। गांधी जी का तर्क था, टुकड़े होते ही देश में भयानक अराजकता आएगी, खून की नदियां बहेंगी और नरसंहार होंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो नफरत है, टुकड़े होते ही वह दबने की अपेक्षा एकदम फूट पड़ेगी। कातर स्वर में गांधी जी अपने साथियों से भीख मांग रहे थे कि उनकी योजना को वे स्वीकार कर ले। अच्छी या बुरी जैसी भी योजना है, यह एकमात्र है। यदि भारत को एकता की डोर में बांध कर रखना है तो इसी योजना को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का पद जिन्ना को दे देना चाहिए। किंतु नेहरू और पटेल के तर्कों के सामने महात्मा जी टिक ही नहीं पा रहे थे। नेहरू और पटेल दोनों ने कहा कि एकता के लिए भी त्याग एक सीमा तक ही किया जा सकता है और प्रधानमंत्री का पद जिन्ना को दे देना उस सीमा का अतिक्रमण करना ही होगा। गांधी जी के इस दावे के साथ भी दोनों नेता सहमत नहीं थे कि यदि विभाजन किया गया तो खून की नदियां बह चलेंगी। दरअसल दोनों में से किसी ने नोआखाली और बिहार के उन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया था जहां जातीय दंगों के नंगे नाच हुए थे। केवल गांधी जी, जो उन क्षेत्रों से बकायदा लौट रहे थे, जानते थे कि जातीय दंगे कहते किसे हैं। इसीलिए उनका पक्का दावा था कि यदि विभाजन स्वीकार किया गया तो लोगों की आंखों की शर्म मर जाएगी और वो पूरी बेशर्मी से खून खराबा करेंगे। नेहरू और पटेल की असहमति ने उनका दिल तोड़ दिया। वह जान गए कि अब उन्हें वायसरॉय के पास जाकर स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी मेरा साथ निभाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ गांधी जी की असहमति की केवल शुरुआत ही थी। उस दिन किसी को एहसास नहीं था कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों का अंत नजदीक है। वे आंदोलन जहां से शुरू हुए थे, खत्म भी वहीं होंगे, महात्मा की आत्मा की शांति में। अप्रैल की वह झुकती दोपहरी कम गर्म नहीं थी, किंतु वायसरॉय के अध्ययन कक्ष में लगे एयर कंडीशनर की सेवाएं अचानक फालतू महसूस होने लगी। एयर कंडीशनर यदि बंद कर दिया जाता तो भी कमरे की ठंडक में कोई कमी होने वाली नहीं थी। मुस्लिम लीग का वह नेता जो वायसरॉय के सामने बैठा हुआ था, उसके व्यक्तित्व में से उस सीमा तक ठंडक फूट रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस क्षण से कमरे में कदम रखे थे, उसी क्षण से लॉर्ड माउंटबेटन ने पाया था कि वह व्यक्ति बेहद बिगड़ैल, ठंडी और निर्दयी मनस्थिति का है। प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला जिन्ना पर खत्म होने जा रहा था। जिन्ना के स्वर का आक्रोश ऐसा था कि चौथाई शताब्दी बाद भी माउंटबेटन को याद रह जाए और उनके मुंह से सहसा ही ये शब्द निकल पड़े, भारत में मुझे कितना असंभव सा कार्य सौंपा गया है। इसका सही अंदाजा तब तक नहीं था जब तक मोहम्मद अली जिन्ना से पहली मुलाकात न हुई। उनकी मुलाकात एक गलत मजाक से शुरू हुई थी, ऐसा मजाक जिससे पता चलता है कि जिन्ना छोटी छोटी बातों का भी हिसाब कितना पहले से लगा कर रखते हैं। अगर कोई हिसाब ऐन मौके पर बिगड़ने वाला लगता तो वह दयनीय ढंग से चारों खाने चित हो जाते। उस दिन उन्होंने पहले से हिसाब लगा रखा था कि लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन के साथ मेरे फोटो खींचे जाएंगे। लेडी माउंटबेटन बीच में खड़ी होंगी, उनके एक तरफ होंगे लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरी तरफ मैं। इस शुभ अवसर पर कोई बढ़िया सी बात कही जानी चाहिए। यदि वह बढ़िया सी बात आमने सामने आनन फानन में सूझ न पाई तो जिन्ना ने उस बात को पहले से ही कंप्यूटर की तरह रट रखा था। मस्खरी यह रही कि फोटो खींचे जाते टाइम
लेडी माउंटबेटन की अपेक्षा स्वयं जिन्ना को बीच में खड़ा होना पड़ा। जिन्ना का दिमाग सनसना गया। बढ़िया सी कोई नई बात उन्हें सूझ नहीं पाई। जो बात वह पहले से रटकर आए थे वही उनके होठों पर फूट पड़ी। उनके एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन खड़े थे और दूसरी तरफ लेडी माउंटबेटन। जिन्ना ने मुस्कुराकर तपाक से कहा, आह, दो कांटों के बीच एक गुलाब। अध्ययन कक्ष में उन्होंने माउंटबेटन को तत्काल बताना शुरू किया कि किन शर्तों को वो स्वीकार करेंगे और किन्हें अस्वीकार। माउंटबेटन ने उन्हें सहसा रोक दिया और कहा, मिस्टर जिन्ना, शर्तें वर्तें तो सब तय होती रहेंगी, उससे पहले क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से परिचित हो जाएं। कुछ आप अपने बारे में बताइए, कुछ मैं अपने बारे में बताता हूं। महात्मा गांधी से भी माउंटबेटन ने बातचीत की शुरुआत इसी प्रकार की थी। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध सम्मोहन शक्ति के फोकस में उस मुसलमान नेता को खींचना शुरू किया। जिन्ना का पूरा बदन एकाएक जैसे पत्थर का हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना एक निहायत अकेले और सूने आदमी थे। माउंटबेटन जैसे अजनबी के सामने अपनी जिंदगी के पन्ने यूं अचानक खोल देना, इस प्रस्ताव से वे चकरा गए। अपने वेदक व्यक्तित्व और मीठी मुस्कान की चाशनी में लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को डुबाना शुरू किया। प्यारी से प्यारी बात के भी जवाब में जिन्ना जरा सा मुस्कुरा कर रह जाते। पल पल पहाड़ होता चला। करीब 2 घंटे तक माउंटबेटन मुस्कुराते रहे और जिन्ना अमुस्कुराते रहे। इसके बाद ही जिन्ना के पथरीलीपन में थोड़ी कमी आ सकी। साक्षात्कार के बाद उस मुसलमान नेता ने जब अध्ययन कक्ष से बाहर कदम रखे तो माउंटबेटन ने गहरी सांस ली और अपने प्रेस अटैची की तरफ देखते हुए कहा, माय गॉड। सारी ताकत तो उनके पथरीलेपन से लड़ने में लग गई। जिस व्यक्ति को एक दिन पाकिस्तान के पिता की संज्ञा से विभूषित किया जाने वाला था, उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक असंभव सपना कहकर 1933 में रहमत अली का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कागज पर लिखकर पहली बार पेश करने वाला व्यक्ति रहमत अली ही था। वह एक स्नातक विद्यार्थी था, लंदन में रहता था और अपना प्रस्ताव जिन्ना के सामने पेश करने के लिए उसने वॉलडॉर्फ होटल में डिनर पार्टी दी थी। भारत के मुसलमान राजनीतिज्ञों के बीच जिन्ना की स्थिति तब तक अच्छी खासी हो चुकी थी। रहमत अली अपने प्रस्ताव की बागडोर जिन्ना को सौंप देना चाहता था। जिन्ना ने बागडोर संभालने से साफ मना किया, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं से अलग काटने का काम आखिर उन्हीं के हाथों संपन्न हुआ। वैसे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाते हुए ही की थी। उनके परिवार की जड़ें उसी काठियावाड़ में थी जिसने गांधी को पैदा किया था। किसी कारणवश यदि जिन्ना के प्रपिता ने यदि इस्लाम धर्म स्वीकार न कर लिया होता तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों का जन्म एक ही जाति में हुआ होता। गांधी जी की तरह जिन्ना ने भी लंदन की इंस ऑफ कोर्ट से बैरिस्ट्री पास की थी। लेकिन गांधी जी से ठीक विपरीत जिन्ना जब भारत लौटे तो अभारतीय बनकर लौटे, पक्के अंग्रेज। वह एक आंख पर चश्मा लगाते थे। उनके लिलेन सूट बड़े शानदार ढंग से सिले होते थे। बंबई के उमस भरे वातावरण में हरदम तरोताजा दिखने के लिए वह दिन में 3 से 4 बार सूट बदलते थे। बढ़िया शराब, बढ़िया खान पान के वह शौकीन थे। वह बेहद ईमानदार थे। आर्थिक मामलों में उनका पूरा भरोसा किया जा सकता था। कानून और उसकी रक्षा के लिए वह जान लड़ा सकते थे और वकील के रूप में उनकी सफलता अद्भुत थी। वह राजनीति में आए। 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम नेताओं के बीच एकता बनाए रखने का कार्य किया ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध मिलजुल कर संघर्ष किया जा सके।
कांग्रेस में जब गांधी जी की शक्ति का उदय हुआ तो जिन्ना पीछे हटने लगे। पिद्दी सी टोपी लगाकर और खादी की धोती में अधनंगे रहकर वह व्यक्ति ब्रिटिश जेलों की हवा खाने के लिए कैसे जा सकता था, जिसके लिनेन सूट में कभी हल्का सा भी कोई दाग न लगा हो। नागरिक अवज्ञा का आंदोलन केवल उनके लिए है जो मोटी खाल और मोटे दिमाग वाले हों। उन्होंने ऐसा गांधी जी से साफ कहा था। जिन्ना के करियर का दौर रहा तब फूटा जब 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों में जिन्ना अथवा उसकी मुस्लिम लीग का सहयोग लेने से मना कर दिया जहां मुसलमान निश्चित रूप से अल्पसंख्यक थे। बेहद स्वाभिमानी जिन्ना को कांग्रेस का यह कदम व्यक्तिगत आक्षेप जैसा लगा। उन्हें उसी दिन से हमेशा के लिए यकीन हो गया कि कांग्रेस संचालित भारत में उनके साथ अथवा उनकी मुस्लिम लीग के साथ कभी न्याय नहीं किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का वह हिमायती एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल गया जिसकी पथरीली जिद अपना अलग पाकिस्तान लेकर रही। वही पाकिस्तान जिसे उसी व्यक्ति ने असंभव सपना कहकर कभी ठुकरा दिया था। भारतीय मुसलमानों ने कभी कल्पना भी न की होगी कि उनका नेता कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसमें केवल इतना मुसलमानपना होगा कि वह एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ। अन्यथा मोहम्मद अली जिन्ना शराब पीते, पिग का मांस खाते, प्रतिदिन सुबह तबीयत से दाढ़ी बनाते और हर शुक्रवार को मस्जिद से दूर रहते थे। जिन्ना की दुनिया में खुदा और कुरान के लिए शायद ही कोई जगह थी। राजनीति में उनके दुश्मन माने जाते गांधी को जिन्ना की तुलना में कुरान की ज्यादा आयतें याद होंगी। जिन्ना की सफलता बेमिसाल कही जाएगी क्योंकि उन्होंने जिन भारतीय मुसलमानों के दिल जीत कर दिखा दिए, उनकी परंपरागत मातृभाषा उर्दू जिन्ना ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। जिन्ना को भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। हालांकि भारत भीड़ भाड़ का देश है, धूल और धूप के नाम से जिन्ना की जान सूखती थी। गांधी जी हमेशा भीड़ भाड़ और धूल धक्कड़ के बीच तीसरे दर्जे के रेल डिब्बों में यात्रा करते थे ताकि जनता से साक्षात्कार होता रहे। जिन्ना पहले दर्जे से चला करते ताकि जनता उन्हें परेशान ना करे। गांधी जी सादगी और गरीबी के अवतार थे, जबकि जिन्ना शहजादों जैसे ठाठ से रहा करते थे। भारत के प्रमुख मुसलमान शहरों में उन्होंने जब अपना स्वागत करवाया तो ऐसे जुलूस निकले जिनमें चांदी के हौदे वाले हाथी चले और चमचमाती कारों की कतारें लगी। जुलूस शहर के सारे सदर दरवाजों के नीचे से गुजरे। ढोल ढमक्के बजे और बैंड वालों ने यह धुन आकाश तक गुजा दी, गॉड सेव द किंग, क्योंकि जिन्ना के अनुसार यही एकमात्र ऐसी धुन थी जिसे भारतीय जनता पहचान सकती थी। कानून और समय की पाबंदी के बिना जिन्ना जिंदा नहीं रह सकते थे। अखबार पढ़ने का उनका शौक अजब था। दुनिया भर के अखबार वह मंगवाया करते। उनके हाशियों पर न जाने क्या क्या नोट करते, कतरने काटते चिपकाते। अपने हिंदू प्रतिद्वंदियों के प्रति जिन्ना के मन में आक्रोश ही आक्रोश था। जवाहरलाल नेहरू के लिए वह कहा करते, यहाँ राजनीति में नेहरू का क्या काम, जाएं अंग्रेजी के प्रोफेसर बने खिसकें, साहित्यकार हैं कहाँ राजनीति में घुसे आ रहे हैं, घमंडी ब्राह्मण हैं, पश्चिमी पढ़ाई लिखाई का बाना जरूर पहन लिया लेकिन अंदर से मक्कार हिंदू है। गांधी जी को जिन्ना चालाक लोमड़ी और हर किसी से होड़ करने वाला हिंदू कहते थे। एक बार गांधी जी किसी वार्ता के लिए जिन्ना के निवास स्थान पर गए। मध्यांतर हुआ तो महात्मा जी जिन्ना के बहुमूल्य पर्शियन कालीन पर लेट गए और अपने पेट पर मिट्टी रख ली। इस दृश्य को जिन्ना कभी भूल नहीं सके, कभी माफ नहीं कर सके। मुसलमानों के बीच जिन्ना का दोस्त कोई नहीं था। हाँ, साथी अवश्य थे। जिन्ना का कोई शिष्य भी नहीं बन सका। हाँ, सह कर्मचारी कई बन गए। बहन को यदि अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो जिन्ना ने अपने परिवार की उपेक्षा ही की है। दरअसल
जिन्ना के परिवार में मात्र 2 सदस्य थे, एक तो उनकी बहन और दूसरा पाकिस्तान का सपना। जिन्ना लगभग 6 फीट लंबे थे, लेकिन वजन मुश्किल से 120 पाउंड। उनके चेहरे की त्वचा इतनी खिंची हुई रहती थी कि गालों की दोनों हड्डियां खूब उभर आई थी। वहां की त्वचा में से अजीब सी चमक फूटती महसूस होती थी। उनके बाल सफेद भूरे और घने थे। जिन्ना ने अपने जीवन के 17 वर्ष एक दंत चिकित्सक के साथ गुजारे थे। उनकी बहन दंत चिकित्सक थी, तो भी उनके पीले दांतों में से सड़ांध की कमी नहीं रही। जिन्ना हर क्षण इतने चौकन्ने और कठोर दिखते जैसे वह हाड़ मांस के नहीं, इस्पात के बने हुए हों। लेकिन वह इस्पाती व्यक्तित्व मात्र एक धोखा था। अंदर से जिन्ना कमजोर, नाजुक और बीमार आदमी था। उनके डॉक्टर ने एक बार कहा था, जिंदगी के आखिरी वर्ष उन्होंने केवल इच्छा शक्ति, मदिरा और सिगरेटों पर गुजारे। इससे काफी कुछ समझा जा सकता है कि जिन्ना का चरित्र कैसा और उपलब्धियां क्या थी। प्रतिद्वंदी उनके पापों की कहानियां सुनाते थे और सहकारी उनकी लापरवाहियों की। जो भी हो, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी जो कह दे जिन्ना में इच्छा शक्ति की कमी थी। अप्रैल 1947 के पहले पखवाड़े में माउंटबेटन और जिन्ना के बीच 6 बार नाजुक वार्ताओं के दौर चले। आखिर इन्हीं वार्ताओं ने तय किया कि भारत की गुत्थी किस प्रकार सुलझाई जानी है। सैम माउंटबेटन के शब्दों में अगर बात करें तो, मुझे मालूम है कि मैं हर बात को सही रोशनी में पेश करने के फन का उस्ताद हूं और हमेशा चाहता हूं कि लोग कभी कोई गलत काम ना करें। अपनी पूरी की पूरी उस्तादी काम पर लगाकर मैंने उन वार्ताओं में भाग लिया। देश का विभाजन करने पर जिन्ना इस कदर आमादा थे कि मेरे किसी शब्द के उनके कानों में शायद ही प्रवेश किया हो। हालांकि मैंने ऐसी हर चाल चली जो मैं चल सकता था, ऐसी हर अपील मैंने करी जो मेरी कल्पना में आ सकती थी। पाकिस्तान को जन्म देने का सपना उन्हें घुन की तरह लग चुका था। कोई तर्क किसी काम न आया। 2 कारणों से जिन्ना की ताकत बहुत बड़ी चढ़ी थी। उन्होंने स्वयं को मुस्लिम लीग का बादशाह बनाने में सफलता पा ली थी। लीग के अन्य सदस्य समझौते के लिए शायद तैयार भी हो जाते, लेकिन जिन्ना जब तक जिंदा थे उन सदस्यों की जुबान तक नहीं खुल सकती थी। अगला कारण इससे कहीं ज्यादा महत्व का था। साल भर पहले नुआखाली और कलकत्ता में मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार करके सड़कों और गलियों को मानवीय रक्त से जिस प्रकार सान दिया था, उसकी विभत्स याद से देश मुक्त नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग ने हमेशा के लिए सबको बता दिया था कि उसकी इच्छा का अनादर करने का नतीजा किस सीमा तक भयंकर हो सकता है। जिन्ना से आखिरी मुलाकात के बाद लॉर्ड माउंटबेटन अपनी कुर्सी में बैठते सोचते रह गए, यदि इसी तरह सारा समय बातों बातों में गुजरता गया तो देश में गृह युद्ध की आग धू धू कर जल उठेगी और इंग्लैंड की सारी प्रतिष्ठा भस्मीभूत हो जाएगी। माउंटबेटन को यहाँ किसने भेजा? इंग्लैंड नहीं ना। उसकी प्रतिष्ठा की चिंता माउंटबेटन को सबसे पहले करनी चाहिए। निसंदेह उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भारत अखंड रहे, किंतु इस इच्छा के पीछे अपने देश की, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाई जा सकती थी। जो भी फैसला करना है जल्द से जल्द करना है। हालांकि उस फैसले को ताकत के जोर पर मनवाया नहीं जा सकेगा। सेना में सब कुछ कैसा शीघ्र होता है, इधर कहा उधर हो गया। कुछ इसी तरह भारत का निर्णय भी झटपट करना होगा। आगामी वर्षों में माउंटबेटन के आलोचक साफ साफ कहने जा रहे थे कि उन्होंने धैर्यवान राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक ऐसे नौसैनिक की तरह भारत में गुत्थी सुलझाई जिसके आवेश को सतह पर आने में जरा भी देर नहीं लगती। किंतु उन आलोचकों को अनुमान नहीं हो सकता था कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं को
किस बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और समय की कीमत छठ छठ कितनी बढ़ रही थी। जिन्ना की जिद में जो उन्माद छिपा हुआ था उसे माउंटबेटन ने पहचान लिया था। बहस किए जाइए किए जाइए किए जाइए, जिन्ना कुछ सुनने वाला नहीं था। जब सुनने वाले ही नहीं, फिर बहस के पीछे समय जाया करके गृह युद्ध के खतरे को और बढ़ाने में क्या मतलब है। लॉर्ड माउंटबेटन पूरी दिलेरी के साथ यह स्वीकार करने को तैयार थे कि वशीकरण अभियान ने उस मुसलमान नेता पर रंच मात्र भी असर नहीं डाला था। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था, भारत का विभाजन कर देना ही एकमात्र उपाय नजर आ रहा था। मुसलमान नेता ने वाइसरॉय को वचन दिया कि यदि पाकिस्तान अलग काट दिया गया तो कोई हुल्लड़, कोई खून खराबा नहीं होगा। यह वचन निभे चाहे ना निभे, नेहरू और पटेल के सामने स्पष्ट करना ही होगा कि अब समय आ गया है जब विभाजन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए और मिल बैठकर सोचा जाए कि कहां से शुरू करें और कैसे आगे बढ़ें और अंत में कहां पहुंचे। उदास मुद्रा में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्मे की तरफ देखा और कहा कि जिस विभाजन को टालना असंभव है, उसकी पद्धति आदि की रूपरेखा खींचना क्यों न शुरू कर दिया जाए। पद्धति चाहे कोई भी अपनाई जाए, विभाजन का अर्थ विभाजन होता है। एक महान राष्ट्र अब अपंग होने से नहीं बच सकता। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण भारत के दो अत्यधिक महत्व के राज्यों के दो टुकड़ों में तोड़ना होगा, पंजाब और बंगाल। फलस्वरूप जिस नए देश पाकिस्तान की रचना होगी, उसे दो सिरों वाला देश कहा जाएगा, एक सिर पूरब में, एक पश्चिम में। दोनों के बीच 970 मील का फासला, जिसमें भारत के मैदान और हिमालय की चोटियां बिखरी होंगी। एक सिर से दूसरे सिर तक समुद्र यात्रा करने के लिए भारत की परिक्रमा अनिवार्य हो जाएगी। इसमें 20 दिन से कम समय नहीं लगेगा। कराची से मार्सिलीज के बीच भी समुद्र यात्रा करने के लिए इतना समय नहीं चाहिए होता। अगर दोनों सिरों के बीच सीधी हवाई उड़ान भरनी हो तो 4 इंजनों वाले हवाई जहाज की जरूरत होगी। पाकिस्तान जैसे नए राष्ट्र के लिए ऐसे हवाई जहाजों का खर्च वहन करना आसान नहीं रहेगा। दोनों सिरों के बीच भौगोलिक अंतर के अलावा मानसिक अंतर भी जबरदस्त होगा। पंजाब और बंगाल के मुसलमानों में केवल एक समानता थी, उनका धर्म। शेष सभी मामले में वे उत्तर दक्षिण थे। भाषा, संस्कृति, इतिहास, किसी भी धरातल पर वह एक जैसे नहीं थे। बहुत बड़ा सवाल था कि इन दोनों सिरों के बीच संवाद किस प्रकार कायम रहेगा। जब भी एक सिर का व्यक्ति दूसरे सिर के किसी व्यक्ति से शादी करेगा तो यह शादी एक ही देश में होने के बावजूद हर दृष्टि से विदेश में की गई शादी के बराबर होगी। 1947 के उस अप्रैल महीने में यदि महात्मा गांधी, माउंटबेटन या जवाहरलाल नेहरू में से किसी को भी एक असाधारण रहस्य की जानकारी होती तो भारत के विभाजन को अवश्य टाला जा सकता था। वह रहस्य एक फिल्म के टुकड़े की भूरी सतह पर अंकित था। फिल्म का वह टुकड़ा भारतीय राजनीति में किसी और ही तरह की उथल पुथल ला सकता था। एशिया के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ने का सामर्थ्य उसमें था। फिर भी उस रहस्य को इतनी सावधानी से सुरक्षित रखा गया था कि ब्रिटिश सीआईडी को भी, जो दुनिया के सबसे तेज तर्रार जासूस तंत्रों में गिना जाता है, उसके अस्तित्व का कोई गुमान नहीं था। फिल्म के उस टुकड़े पर मानवीय फेफड़ों की अंदरूनी हालत का एक्सरे अंकित था। उससे साफ साफ पता चलता था कि फेफड़ों का स्वामी बुरी तरह क्षयग्रस्त हो चुका है। हद से हद अब वह 2 या 3 साल जिएगा। वह एक्सरे फिल्म एक कोरे लिफाफे में बंद थी। वह कोरा लिफाफा बंबई के एक डॉक्टर J.A. पटेल के दवाखाने में मजबूत अलमारी में बंद था। उस फिल्म में प्रदर्शित फेफड़ों का स्वामी वह व्यक्ति था जिसकी जिद ने लॉर्ड माउंटबेटन जैसे
शब्दों के जादूगर को भी हरा दिया था, कुंठित कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो नए वायसरॉय और भारत की अखंडता के बीच सबसे बड़ी दीवार थे, फांसी की सजा पा चुके व्यक्ति की तरह जी रहे थे। नए वायसरॉय के भारत आगमन से 9 महीने पहले जून 1946 में डॉक्टर पटेल ने वह एक्सरे फिल्म प्रदर्शित की थी। पाकिस्तान की पिता कहलाने जा रहे मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों फेफड़ों में क्षय का घुन लग चुका था। इस जानकारी ने डॉक्टर पटेल को सुन्न कर दिया था। जिन्ना तब 70 साल के थे। जन्म से ही जिन्ना एक नाजुक सेहत के आदमी थे, फेफड़ों की कमजोरी के कारण। युद्ध से काफी पहले प्लूरिसी के आक्रमण के फलस्वरूप उन्हें बर्लिन में इलाज करवाना पड़ा था। उसके बाद से ब्रोंकाइटिस के हमले उन पर बार बार होते रहे। इन हमलों ने उनकी शक्तियों का इस सीमा तक हनन किया था कि अब यदि उन्हें एक बड़ा सा भाषण भी देना पड़ जाता तो फिर घंटों तक वो हांफते रहते। मई 1946 में जिन्ना जब शिमला में थे, उन पर ब्रोंकाइटिस का तेज हमला हुआ। बहन फातिमा ने उन्हें साथ लेकर तुरंत बंबई की ट्रेन पकड़ी। रास्ते में उनकी दशा इतनी बिगड़ गई कि फातिमा ने डॉक्टर पटेल को अर्जेंट कॉल किया। बंबई से बाहर ही डॉक्टर पटेल ट्रेन में आ गए। उन्हें समझते देर न लगी कि उनका सम्मानित मरीज कितने डरावने ढंग से मौत के करीब सरक चुका है। बंबई के मुख्य रेलवे स्टेशन पर जिन्ना का स्वागत करने की जैसी तैयारियां थीं, उन्हें सम्मानित मरीज झेल नहीं पाएगा। मुख्य स्टेशन आने से पहले ही डॉक्टर पटेल ने जिन्ना को ट्रेन से उतारकर एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। यही वह अवसर था जब डॉक्टर पटेल ने जिन्ना के फेफड़ों का एक्सरे लिया और उस रहस्य की खोज की जो भारत के सर्वाधिक गुप्त रखे जाने वाले रहस्यों में से एक हो जाने वाला था। यदि जिन्ना की हैसियत क्षय के किसी आम मरीज जैसी होती तो उन्हें शेष सारा जीवन किसी सैनिटोरियम में बिताने की सलाह दी जाती, लेकिन जिन्ना की हैसियत आम मरीजों जैसी नहीं थी। स्वास्थ्य लाभ के बाद जब उन्हें अस्पताल से छोड़ा गया तो डॉक्टर पटेल उन्हें अपने एकांत ऑफिस में ले गए। उदास स्वर में उन्होंने अपने दोस्त और मरीज को बताया कि कितनी घातक बीमारी उन्हें गिरफ्त में ले चुकी है। यदि उन्होंने तनावों से बचने की कोशिश नहीं की, आराम का पूरा ध्यान न रखा, शराब और सिगरेट का त्याग नहीं किया, तो शायद वह 1-2 साल से ज्यादा नहीं जी सकेंगे। इस समाचार से जिन्ना के चेहरे पर शिकन भी पैदा नहीं हुई। डॉक्टर पटेल से उन्होंने साफ कह दिया कि वर्तमान महत्वाकांक्षी जीवन के बदले सैनिटोरियम के पलंग का चुनाव वह कदापि नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की रचना के लिए भारत के मुसलमानों का संघर्ष अभी नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय वक्त में खेल अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। जिन्ना को भली भांति मालूम था कि अगर उनकी बीमारी की खबर हिंदुओं को मिल गई तो उनका संपूर्ण राजनीतिक मोर्चा बदल जाएगा। वे जिन्ना की मौत का ठाठ से इंतजार करेंगे और उसके बाद मुस्लिम लीग के मुलायम नेताओं को इस प्रकार प्रभाव में लेंगे कि पाकिस्तान का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डॉक्टर पटेल हर दूसरे हफ्ते जिन्ना को शक्ति पूर्ति का इंजेक्शन दिया करते, गुप्त रूप से, और जिन्ना अपने फर्ज की अदायगी के लिए कूद पड़ते। डॉक्टर की सलाह मानने की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें मौत की नहीं, इतिहास की चिंता थी। माउंटबेटन से जिन्ना ने कहा था, बेहद स्पीड से काम किए बिना गुजारा नहीं है। दरअसल जितनी स्पीड से मौत जिन्ना की ओर आ रही थी, उससे ज्यादा स्पीड से जिन्ना अपने सपने की ओर भागना चाह रहे थे और भाग रहे थे। कॉन्फ्रेंस चैम्बर में वह 11 व्यक्ति लॉर्ड माउंटबेटन के इंतजार में गंभीरता से बैठे थे। 11 व्यक्ति भारत में अंग्रेजी राज के आधार स्तंभों की तरह थे। हर व्यक्ति एक एक राज्य का गवर्नर था। उनमें से केवल 2 भारतीय थे, शेष अंग्रेज। माउंटबेटन के सामने उन्होंने अपने अपने राज्य का ब्यौरा रखा। 8 राज्यों की स्थिति ऐसी थी कि विस्फोटक होने के बावजूद किसी तरह काबू में लाई जा सकती थी। शेष 3 राज्य ऐसे थे जहां के हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत।
इन तीनों राज्य का विवरण इतना डरावना था कि माउंटबेटन की भुवों पर बल पड़ गए। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान दंगों का जो खतरा था, वही खतरा उत्तरी पश्चिमी सीमांत में भी था। लेकिन उसके अलावा भी एक और बारूद वहां चिंगारी का इंतजार करने लगा था। अफगानिस्तान के पठान पूरी तैयारी कर चुके थे कि कब मौका मिले और कब सीमांत प्रदेश की राजधानी पेशावर पर टूट पड़े। शताब्दियों से उन्होंने पेशावर के आसपास की विस्तृत भूमि पर अपना अधिकार माना था। उस अधिकार को पाने के लिए यदि वह आक्रमण पर बैठे तो मामला पेचीदा हो जाएगा। बात केवल घरेलू झगड़े की न रहकर अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लेगी। जब सभी गवर्नरों के ब्यौरे सामने रखे जा चुके तो माउंटबेटन ने प्रत्येक को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की प्रतिलिपि दी। उस प्रस्ताव को केवल राय जानने के लिए किया गया शोध कार्य कहा गया। हफ्ते भर पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्मे को आदेश दिया था कि देश के विभाजन का कार्यक्रम वह लिखित रूप से तैयार करें। वह प्रस्ताव उसी कार्यक्रम का पहला आलेख था। गवर्नरों ने ज्यों ही उसे पढ़ना शुरू किया, सबकी पहली प्रतिक्रिया आघात की रही। छोटे छोटे रजवाड़ों को मिलाकर भारत के इतने बड़े शासन का निर्माण, इतने बड़े इस शासन को एकता की डोर में बांधे रखने का कार्य उन्होंने अपने गवर्नरों के ही माध्यम से संपन्न करके दिखाया था। वे ही गवर्नर उसी एकता को छिन्न भिन्न करने का प्रस्ताव उस समय दिल थाम कर पढ़ रहे थे। माउंटबेटन ने उनसे कहा कि देश का विभाजन रोक सकने की आशा मैंने अभी तक छोड़ी नहीं है, इसीलिए आखिरी फैसला मैंने देश की जनता पर छोड़ दिया है। अगर जनता चाहेगी तो विभाजन अवश्य रुक जाएगा। मेरी इच्छा है कि अगर विभाजन करना पड़ता है तो इसका दोष दुनिया अंग्रेजों के मत्थे ना मढ़े। दुनिया के सामने स्पष्ट रहना चाहिए कि विभाजन का फैसला स्वयं भारतीयों ने किया है, न कि किसी और ने। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, पाकिस्तान के निर्माण की मांग काफी ठोस हो चुकी है। इतनी ठोस तो अवश्य ही कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का संचालन करने का अनुभव लेने दिया जाना चाहिए। इस प्रयोग में यदि विफल रहती है ये लीग, तो वह अपने देश को वापस भारत में मिला सकती है। उन 11 गवर्नर ने न ही इस विभाजन के प्रति कोई उत्साह दिखाया, न ही कोई विरोध किया। विरोध करने पर उनसे पूछा जाता, फिर आपका क्या सुझाव है? और उनके पास तो कोई सुझाव था ही नहीं। जिन्ना को पाकिस्तान कभी नहीं मिलेगा जब तक कि अंग्रेज पाकिस्तान बनाकर उसे ना दे दें। महात्मा गांधी अपने साथियों को समझा समझा कर हार गए थे ये चीज। अंग्रेज ऐसा कभी भी नहीं करेंगे जब तक कांग्रेस का बहुत बड़ा विरोध खड़ा है इसमें। विभाजन का फैसला वाइसरॉय के नहीं, कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस चाहे तो इसे रोक सकती है। अंग्रेजों से कह दो कि वे चले जाएं, जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़कर चले जाएं। उनके पीछे जो भी होगा हम देख लेंगे, भुगत लेंगे। अगर देश भर में आग लग जाती है तो लग जाने दो। देश इस आग में तपकर कुंदन की तरह निखर कर सामने आएगा। देश को अखंड रहने दो। मगर उनकी पुकार अरण्य रोदन जैसी साबित हो रही थी। यहाँ तक कि उनके सबसे नजदीकी 2 साथी नेहरू और पटेल भी, जो उनके आदेशों का आंख मूंद कर पालन करना भी गलत नहीं समझते थे, आज उनके विरुद्ध अटल मुद्रा में खड़े थे। वल्लभ भाई पटेल तो माउंटबेटन के आगमन से पहले ही विभाजन स्वीकारने के लिए बैठे थे। दरअसल पटेल दिल के 2-2 दौरे भुगत चुके थे और जान गए थे कि वह ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। जो भी थोड़ी बहुत उम्र उनके पास शेष रह गई है, उसे वह फालतू की बहसबाजी में लगाने की अपेक्षा नए भारत की नींव डालने में लगाना चाहते हैं। उनका सीधा सा तर्क था, जिन्ना को दे दो पाकिस्तान, फर्क क्या पड़ेगा? 5 साल से ज्यादा या पाकिस्तान टिकने वाला नहीं है। मुस्लिम लीग खुद ब खुद भारत के दरवाजे पर आकर खटखटा कर कहेगी कि शासन की डोर आप ही लोग संभालिए। रहा प्रश्न नेहरू का, सो उनकी दशा बुरी थी। गांधी जी पर वह गहनतम श्रद्धा रखते थे, लेकिन लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन के साथ उनकी जो नई दोस्ती जम रही थी, वैचारिक सहमति का जो नया रिश्ता कायम हो रहा था, उसे एकाएक छोड़कर अलग हो जाना, यह भी जवाहरलाल नेहरू को असंभव लग रहा था।
गांधी के सिद्धांत नेहरू के हृदय में बसे हुए थे, किंतु मस्तिष्क लॉर्ड माउंटबेटन का साथ देने के लिए मचल रहा था। नेहरू का दिल कहता था कि विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन मस्तिष्क बार बार पूछ रहा था, विभाजन नहीं तो क्या, विभाजन नहीं तो क्या। लॉर्ड माउंटबेटन ने आभास पा लिया था कि उन्हें नेहरू के मस्तिष्क में जगह मिल गई है। बस फिर क्या था, उस जगह को अधिकाधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने वशीकरण अभियान के चक्र तेजी से घुमाना शुरू कर दिए थे। उनके तर्कों को काटना नेहरू के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक तर्क बहुत मार्के का था, जिन्ना की विदा के बाद बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी। यदि केंद्रीय सरकार ही शक्तिशाली न रही तो जिस समाजवाद को भारत में प्रतिफलित करने का सपना नेहरू ने देख रखा है, वह कैसे पूरा होगा। इस तर्क ने आखिर नेहरू को भी उस व्यक्ति के विरुद्ध ला खड़ा किया जिसके कदमों पर वह हमेशा से चलते आ रहे थे, कई वर्षों से। नेहरू और पटेल की सहमति पाने के बाद कांग्रेस के हाई कमान को अपनी ओर मिलाने में माउंटबेटन को भला क्या दिक्कत होनी थी। नेहरू को यह अधिकार सौंपा गया कि वह जाकर वायसरॉय को सूचित करें। पूरी हार्दिकता के साथ भारत की अखंडता की आकांक्षी होते हुए भी कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन को स्वीकार कर लेगी, बशर्ते पंजाब और बंगाल के गौरवमय प्रांत किसी एक देश को समूचे न मिलकर दोनों देशों को आधे आधे मिले। जिस बुढ़ऊ के सहारे वे सब नेता अपने विजय तक पहुंचे थे, उसी को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। अपने कलंकित जीत और टूटे सपने को अकेले ही समेट रखने के लिए बुढ़ऊ अभिशप्त हो गया। वायसरॉय के विशेष हवाई जहाज यारकेम W102 ने भारत की धरती को छूने के ठीक 40 दिनों बाद यानी मई की 2 तारीख को शाम 6 बजे पालम हवाई अड्डे से उड़ान भरी, वापस लंदन की दिशा में। माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इसमे को वह तीव्रता से इंग्लैंड ले जा रहा था ताकि महामना सम्राट की सरकार के सामने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया जा सके। देश को अखंड बनाए रखने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के सारे प्रयास जिन्ना रूपी चट्टान पर टकराकर हमेशा के लिए टूट गए थे। इस टूटन से पहले यदि उन्हें जिन्ना की घातक बीमारी की जानकारी मिल जाती तो स्थितियां निश्चित रूप से कुछ और ही होती। जिन्ना को रंच मात्र भी प्रभावित न कर पाना, इस दुखद अनुभव को लॉर्ड माउंटबेटन जीवन भर याद रखने वाले थे, अपने कैरियर की एकमात्र जबरदस्त निराशा के रूप में। भारत को टुकड़ों में तोड़ते समय व्यक्तिगत स्तर पर भी लॉर्ड माउंटबेटन कितने दुखी थे, इसका अंदाजा इस दस्तावेज से लगाया जा सकता था जिसे लेकर लॉर्ड इसमे ने उड़ान भरी थी। एटली सरकार के नाम माउंटबेटन द्वारा प्रेषित 5वीं व्यक्तिगत रिपोर्ट। उसमें उन्होंने लिखा था, विभाजन केवल पागलपन है। अगर इन अविश्वसनीय कौमी दंगों ने एक एक व्यक्ति को वहशी न बना दिया होता, अगर विभाजन का एक भी विकल्प ढूंढ सकने की स्थिति होती तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे इस पागलपन को स्वीकार करने के लिए बहका नहीं सकता था। विश्व के सामने स्पष्ट रहना चाहिए कि ऐसे दीवानगी भरे फैसलों की पूरी जिम्मेदारी भारतीय कंधों पर है, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब स्वयं भारतीय स्वयं अपने इस फैसले पर बुरी तरह पछताएंगे। धन्यवाद। ये था हमारा आज का चैप्टर 5। कल रात 10 बजे मिलते हैं आपसे चैप्टर 6 के साथ, जिसका नाम है वह नन्ही सी प्यारी सी जगह। धन्यवाद।